ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संकट तब तक रहेगा जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी। टीम 11 के साथ बैठक कर केवल जनता को भरमाने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों को लाने, उनको रोजगार देने की बात केवल हवा हवाई है। एमओयू कर लेने से रोजगार नहीं मिलता है। फ्री में राशन देने का दावा पूरी तरह झूठा है। हमारे विशेष संवाददाता मनीष कुमार मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोविंद चौधरी से खास बातचीत की है। कोरोना महामारी से जहां पूरा देश जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश भी इस महामारी से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ बैठक करते हैं और रोज बयान जारी होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो केंद्र की भाजपा सरकार है या प्रदेश की, वो सीधे सीधे इस कोरोना महामारी का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। एक तरफ 20 लाख करोड़ पैकेज की बात होती है, वो बड़े उद्योगपतियों के लिए है जिन्होंने अर्थव्यवस्था को डुबाया। किसान, मजदूर, तमाम वो प्रवासी लोग आज भी पीड़ित हैं, उन तक चीज़ें, सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, ना उनकी कोई देख रेख कर रहा है। ऐसे में और न ही विपक्ष की कोई सुनवाई सरकार कर रही है कि विपक्ष से कभी बैठा के सलाह ली जाए। आज हम इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के विपक्ष के नेता रामगोविंद चौधरी जी। चौधरी साहब, आपसे एक पहला सवाल कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का साफ तौर पे कहना था कि विपक्ष को तो एक तरह से नगण्य करके रखा गया है। जो भी कोरोना महामारी के लिए चीज़ें हो रही हैं, सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की भाजपा, इस सब इसका केवल मेक उद्देश्य जो रहा है वो राजनीतिक उद्देश्य रहा है। जो पैकेज की घोषणाएं हुई, कहा गया कि आम लोग, सूक्ष्म लघु उद्योग, तमाम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा संजीवनी होगा, लेकिन वो पूरी तरह से उन उद्योगपतियों के लिए है जो अब तक अर्थव्यवस्था को डुबोते रहे हैं या हजारों करोड़ लेके विदेश चले गए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही बात कहा है। अब उसमें कुछ बच नहीं जा रहा है। मैं तो विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर बहुत से चैनल के मित्रों आए और मैंने खुद भी बयान भी दिया अखबार में कि ये सरकार केवल पूंजीपतियों को लाभ देने वाली सरकार है। उसका किसान से, गरीब से, बेसहाय से, मजबूर से, हमारे श्रमिक भाइयों से, मध्यम श्रेणी के नौकरी करने वाले लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। रोज मीटिंग होती है माननीय मुख्यमंत्री जी के 11 लोगों के साथ, अखबार में बयान बढ़िया से छप जाते हैं, चैनल दिखला देते हैं। धरती पर कुछ भी यथार्थ नहीं है। हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं। जैसे शुरू में इन्होंने कहा कि हम इतने फ्री में राशन बांट दिया लोगों को। मैं 2-4 जिले के राशन के दुकानदारों से पूछा तो लोगों ने कहा कि साहब हमारी नाम मत रखिएगा, लेकिन जब फ्री में हम लोग को राशन मिला ही नहीं तो हम फ्री में बांटेंगे कैसे? हम फ्री में नहीं बांट रहे, हम पैसे से बांट रहे हैं। फिर हमने सवाल उठाया कि भाई हर गांव में, हर शहर में 30% ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। उनका काम बंद हो गया, उनको फ्री में अनाज दिया जाए। उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। तो सरकार कहा कि फ्री में राशन हम दे रहे हैं। जब पता लग गया तो उनको कुछ भी नहीं मिला है। अभी हाल में ही एक घटना घटी है। लखीमपुर खीरी के मैकलगंज में एक गुप्ता का लड़का जो शाहगंज होटल में काम करता था, लॉकडाउन के कारण होटल बंद हो गया, अपने घर आ गया, खुद भी बीमार हो गया, उसकी माँ बीमार, उसके 3-4 बच्चे। न माँ का दवा करा पा रहा था, न अपना करा पा रहा था। अंत्योदय कार्ड से राशन तो उसको मिल गया था, लेकिन और जो रोज जरूरत की चीज़ें हैं, सब्जी, तेल, नमक, मसाला, चीनी, चाय, वो अब उधार देना भी दुकानदार बंद कर दिया था। मजबूर हो करके उसने आत्महत्या कर ली। और जो चिट्ठी लिखा उसने आत्महत्या करने से पहले, उसमें लिखा कि मैं जानता हूँ, ये सारी बातें लिखा। फिर कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे घर के पास मेरे कफन के लिए भी पैसे नहीं। और सरकार कहती है कि हर मजदूर को मैंने 1-1 हज़ार रुपया दे दिया। तो ये तो पूरा प्रदेश की यही स्थिति, यही है, भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। हमारे जो श्रमिक बंधु जो देश के दूसरे हिस्से में काम कर रहे थे, उनसे कहा गया कि आप अपने घर रहिए, लक्ष्मण रेखा घर के नीचे खींच दीजिए, कोई घर से बाहर ना हो।
और आप जहाँ हैं वहीं रहिए, सारा खाना पानी दवा की व्यवस्था आपकी होगी, कोई मकान मालिक आपको निकालेगा नहीं। लेकिन कोई भी मकान मालिक चुप भी नहीं रहा, सब पैसे मांगने लगे, जिसके पास पैसा नहीं उनको घर से निकालने लगे, कोई साधन नहीं, कोई सरकार उनको भोजन तक नहीं दिया। भाई कोई सरकार की बात कहता हूँ, क्योंकि बलिया, आप तो बनारस के हैं, पूर्वांचल के लोग, बलिया समेत पूर्वांचल के लोग, देश का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ कमाने खाने परिवार के जाने नहीं जाते। मैंने घबरा करके मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि ये मजदूर हर प्रदेश में फंसे हुए हैं, आप उनके मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखिए और कहिए कि उनको खाने पीने की व्यवस्था करें तत्काल में ही। कोई चीज़ नहीं। फिर मैंने गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखा, प्रदेशों का नाम लिखा, इस प्रदेश में पूर्वांचल के लोग हैं, वो भूखे मर रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था कराइए। कोई साहब नहीं पूछा। अब इसकी हालत हुई कि हमारे परिवार के श्रमिक भाई घबरा करके, न ट्रेन चल रही थी न बस चल रही थी, सब लॉकडाउन था, पैदल ही चल दिए। कोई साइकिल से चल दिया, कोई ठेले पर चढ़ दिया, कोई एक तरफ बैल बांधा है, एक तरफ अपने बैलगाड़ी खींच के चल रहा है, कोई माँ अपने बेटे को अपनी ट्राली पर लिटा करके खींच के चल रही है। गर्भवती महिलाएं, सैकड़ों गर्भवती महिलाएं, जो आप ही लोगों ने चैनल में दिखलाया, सोशल मीडिया पर चली, वो पैदल चली जा रही है। सैकड़ों मजदूर एक्सीडेंट से मर गए, चाहे ट्रेन से मरे हो चाहे एक्सीडेंट में मरे हो। सैकड़ों मजदूर जहां आप लोग नहीं पहुंचे, पत्रकार लोग, वहां वो मर गए बुखार से, तड़प तड़प के, भूख के मारे। जो यूपी में प्रवेश करता था, यूपी का हमारा श्रमिक भाई, उसको पुलिस यूपी की लाठी से मार करके फिर वापस कर दे रही थी। 500 मजदूर सूरत से, गुजरात सरकार से परमिशन लेकर के, अपना बस भाड़ा पर करके या ट्रक भाड़ा पर करके आए और यहाँ छतरपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने रोक लिया, बड़ी लाठी मारा, रुकने नहीं दिया। 10 दिन भर ये खेला चलता रहा। 10 बजे रात को उन लोगों ने हमको फ़ोन किया, मैंने तुरंत ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी को। 10 बजे रात को मैंने चिट्ठी लिखा, तुरंत उनके आईडी मेल पर भेजा। प्रमुख हमारा पीए से मैंने फ़ोन किया, पीए ने प्रमुख सचिव को मिला है, वो नहीं उठाए, उनका कोई अटेंडेंट उठाया, उससे उन्होंने कहा कि इस बात को कहो। बड़ी बने पीठ पाटने के बाद किसी तरह से उनको छोड़ा गया। जो मजदूर यूपी बॉर्डर में आया, उसको ही सरकार सबसे पहले निर्णय लिया था देश में, उत्तर प्रदेश की सरकार, कि हम अपने प्रवासी मजदूर भाइयों को हम घर पहुंचाएंगे। सबसे हिंदुस्तान में पहले इन्होंने निर्णय लिया। किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, कहीं से नहीं ले आए। सबसे पहले ले आए कोटा के छात्रों को, स्वागत है। और भी अब हमको पता चल रहा है कि कोटा की बस राजस्थान की बसें थी, राजस्थान की बसें थी। हम कह रहे हैं कि आपके पास कम से कम 70-75 हज़ार बसें हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पास, प्राइवेट से लेकर के सरकारी तक, स्कूलों से सब मिला जुला करके। जो प्रवेश किया उसको लाठी मारने के बजाय आप उसको अपनी बसों से उसके घर पहुंचा दिए होते। मजबूर होकर हमारे अखिलेश यादव के निर्देश पर, उन्होंने हमको निर्देश दिया, तो मैंने अपील किया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को कि भाई जो नेशनल हाईवे से चल रहे हो, जो सड़क से चल रहे हो, और जो पुलिस के लाठी खा करके फिर लाठी ना खाएं, खेत के पनडब्बियों से चल रहे हो, अपने गांव के सामने उनको रोको, उनका स्वागत करो, उनको भोजन कराओ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, और अपने साधन से, तुम्हारे पास ना हो तो गांव में किसी से मांग करके अपने जिले के बॉर्डर तक उनको छोड़ो, और उस जिले के लोगों से निवेदन करो कि आप इनका स्वागत करिए, इनको भोजन कराइए, अपने साधन से इनको अपने। ये हमारे कार्यकर्ता कर रहे थे। अखिलेश यादव ने दूसरे ही दिन निर्देश दिया कार्यकर्ताओं को कि अपने अगल बगल कोई भूखा न सोए, इसको आप ख्याल रखो। फिर आदरणीय अखिलेश यादव ने निर्देश स्पष्ट दिया कि हर गांव के गरीब असहाय बेसहारा लोगों को तुम लोग राशन, भोजन, दूध, चीनी, चाय पत्ती बांटो। और आपको आश्चर्य होगा कि 400-450 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दाखिल कर दिया गया, तो अभी हमारे कार्यकर्ता माने नहीं। और ये सरकार इतनी निर्दयी है
कि सिवाय मजदूरों को जो प्रवेश किए उत्तर प्रदेश में, लाठी मारने का कोई उनकी मदद नहीं की। एक सवाल और है, जैसे कि आपने सारी बात कह दी, श्रमिकों की बात मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा कि 30 लाख श्रमिक जो हैं, प्रवासी श्रमिक, उनकी सकुशल और सुरक्षित वापसी उत्तर प्रदेश में हो गई है और 18 लाख से ऊपर स्किल मैपिंग हो गई है। 12 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए तमाम इंडस्ट्रीज उद्योग संघ हैं उनसे सहमति, एक तरह से एमओयू साइन हो गया है। तो आपका कहना है कि मजदूर सही सकुशल पहुंचे नहीं, लाठी मारा जाता रहा, और दूसरे तरफ 30 लाख सुरक्षित सकुशल पहुंचने की बात कही गई और 11.5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए समझौते का भी दावा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की ओर से। एकदम असत्य। आपको याद होगा, सरकार बनने के 6-7 महीना शायद हुआ होगा, एक यूनिवर्सल समिट हुई बहुत बड़ी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, माननीय राष्ट्रपति जी भी आए। खूब एमओ पर साइन हुआ और कहा गया कि लाखों लोगों को नौकरियां मिल गई और ऐसा ढिढोरा पीटा गया कि जैसे लगा कि उत्तर प्रदेश एकदम स्वर्ग का अड्डा हो जाएगा। मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक मजबूत स्तंभ है। हर गांव, हर शहर में, हर एरिया में आपके लोग हैं, क्या एक भी उद्योग लगा उत्तर प्रदेश में? मैंने विधानसभा में सरकार से पूछा कि एक कोई उद्योग पूंजीपति लगाया हो तो उसको बताइए, और उस पूंजीपति को उद्योग लगाने के लिए कौन सा बैंक फाइनेंस किया इसको बताइए। चुप। तो एमओ पर साइन करना नौकरी नहीं है, लोगों को भ्रम में डालना है। ये सरकार केवल लोगों को भ्रम में डाल रही है। आपको याद होगा, ये सरकार कभी कोरोना से नहीं लड़ी। ये पहले दिन से ही ये अपनी चुनावी एजेंडा चला रही है। 15 दिन गुप्त रूप से केवल ये कहा गया अधिकारियों से कि जमातियों को ढूंढो, जमातियों को ढूंढो। केवल जमातियों को ढूंढने में 15-20 दिन उन्होंने टाइम निकाल दिया। मैंने एक चिट्ठी लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप जो अपनी टीम बनाए हो, टीम आपको अंधकार में रख रही है। जांच भी नहीं हो रही है, जो अस्पताल में जा रहा है उसी की जांच हो रही है, अलग से कोई जांच हो ही नहीं रही है। और जो हॉस्पिटल में कोरोना से मर जा रहे हैं उनकी चुपे चाप अंत्येष्टि कर दी जा रही है, ये कह करके कि हार्ट अटैक से मर गया, लीवर की खराबी से मर गया, किडनी की खराबी से मर गया। इसे आपको अंधकार में रखा जा रहा है। जो मानी जानी प्राइवेट लैब है, वो अगर जांच पॉजिटिव पाई रहे हैं तो उनको डांट के उनको धमका दिया जा रहा है, उनसे माफ़ी मंगवाया जा रहा है और उन पर दबाव दिया जा रहा है कि फिर रीटेस्ट के लिए आप लिखिए। जैसे नोएडा में एक कंपनी है GIMS, उसने जांच किया तो उसमें 45 लोगों को पॉजिटिव पाया। प्रशासन ने उन सबों को ऐसी तैसी की कि रो दिए और दबाव दिए कि तुम फिर लिखो कि पुनः टेस्ट हो। उसके जनरल मैनेजर से बयान दिलवाया गया, पुनः टेस्ट हुआ नहीं हुआ, वो 45 पॉजिटिव लोग कहाँ गए आज तक उसका पता नहीं चला। ये भी मैं लिखा था। आगरा के मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा के विषय में लिखा था, मेरठ की कॉलेज की दुर्दशा को लिखा था, मथुरा के 100 बेड सैया के दुर्दशा के विषय में लिखा था। उतर का आया, आपने सुझाव तो ठीक दिया, लेकिन निराधार निरर्थक आरोप लगाना ठीक नहीं है। एक अंतिम सवाल है चौधरी साहब आपसे कि मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा, जब उनसे पूछा गया कि आरोप ये लगे हैं कि आपके पास 80,000 बसें थीं, उसके बाद भी प्रवासी श्रमिक सड़कों पे चलते रहे और आपका दावा था कि कोई भी श्रमिक पैदल नहीं चलेगा, उसकी सकुशल वापसी की जाएगी, घर तक पहुंचाया जाएगा निःशुल्क। उनका आरोप, एक तरह से नाम भी उल्लेख किया उसमें कि अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है। तो मुख्यमंत्री का साफ कहना था कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि विवेक नहीं मिल सकता। जो मुख्यमंत्री रहा हो उसको यही पता नहीं है कि कितनी बसें हैं या कैसे संसाधन हैं सरकार के। सत्ता में विरासत मिली लेकिन उन्होंने बुद्धि को छोड़ दिया, बुद्धि नहीं लिया। और चीज तो लिया मुख्यमंत्री ने, अखिलेश यादव की सरकार के आप विरासत में और चीज तो लिया, धन लिया, मेट्रो लिया, लोक भवन लिया, कैंसर इंस्टीट्यूट लिया, स्टेडियम लिया, हाईकोर्ट की बिल्डिंग लिया, पुलिस के हेडक्वार्टर लिया, 6 मेडिकल हॉस्पिटल लिया,
मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, ऑल इंडिया के लिए बरेली में जमीन लिया, सब कुछ लिया और भी बहुत लिया, लेकिन अखिलेश यादव की बुद्धि ये नहीं ले पाए, इसलिए इनकी बुद्धि काम नहीं कर। अखिलेश यादव की बुद्धि ले लिए होते तो आज प्रदेश की ये दुर्दशा नहीं होती। मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञान बहुत कम है, वो दूसरे पर निर्भर है, और जिन पर निर्भर है वो अपनी वाहवाही के लिए उनको भरम में डाल रहे हैं, और जब तक वो भरम में रहेंगे इस देश की दुर्गति होगी। उनके असत्य बोलने से, धर्म के नाम पर अधर्म करने से, कोरोना ही नहीं इस प्रदेश को और देश को दूसरी महामारियां भी, जैसे समुद्री तूफान, रोज ओलावृष्टि, आंधी, पानी, चक्रवात में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, सैकड़ों लोगों की फसलें नष्ट हो गई, रबी की किसानों की, खरीफ की नष्ट हो गई थी, एक पैसा किसी को मुआवजा नहीं दिया इन्होंने। आप बताइए, अगर कहते हैं कि हमने श्रमिकों के खजाने में खाते में इतना पैसा भेज दिया 1000, आप बताइए कि एक तो आप पूछिए कितने लोगों को मिला। मान लीजिए किसी को मिला भी, आप 1000 रुपया कई दिन उसके परिवार में चलेगा। इस तरह से लोगों को ठगने का काम क्या आप लोगों को भिखमांगा समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी किसान को, श्रमिक को भिखमांगा समझ रही है? अरे श्रमिक कानून को तुमने निलंबित कर दिया, विभागों से पोस्ट खत्म कर दिया, तुमने ऐलान कर दिया कि मैं किसी को नौकरी अब नहीं दूंगा। 15 करोड़ के लगभग इस लॉकडाउन में हमारे श्रमिक भाइयों के, मध्यम श्रेणी के नौकरी करने वालों की रोजी रोटी छीन गई। और उसके पहले आप पढ़े होंगे, आप ही लोगों ने बयान दिया, अखबार में छपा, चैनल ने चलाया लॉकडाउन के पहले कि इस देश में 45 वर्ष के अंदर इतनी कभी बेरोजगारी नहीं रही। वो तो अपने जगह पर है, लॉकडाउन के बाद लगभग 15 लोग करोड़ों की नौकरी चली गई। ये सरकार दिन रात असत्य बोल रही है, और असत्य का ही कारण है कि कोरोना और बढ़ रहा है, और महामारी दूसरी जो है आफत, जिसको हम कहते हैं दैवी आफत, वो भी अब उत्तर प्रदेश और देश को अपने चंगुल में ले लिया है। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी इस प्रदेश का, देश का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर इस देश के किसान, श्रमिक, मजदूर, छात्र, नौजवान, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, टीचर, पत्रकार, अगर सभी लोग देश और प्रदेश का कल्याण चाहते हैं, एक ही उपाय है भारतीय जनता पार्टी को हटाना। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के विधानमंडल के नेता रामगोविंद चौधरी, जिनका कई बातें उन्होंने कही कि प्रवासी श्रमिकों का दावा किया गया, सुरक्षित लाने का कहा गया, रोजगार देने की बात की गई, बड़े इन्वेस्टर समिट भी हुए, और अखिलेश यादव पे जो सीधा आरोप मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया था कि सत्ता विरासत में मिल गई, बुद्धि नहीं मिली, उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि बुद्धि बस नहीं ली, सारी चीज़ें जो उनकी लोक भवन, मेट्रो, तमाम जो योजनाएं और जो प्रोजेक्ट वो पूरा करके गए, उसको इस सरकार ने लेके काम तो शुरू किया, लेकिन शायद अखिलेश यादव की बुद्धि या रणनीति नहीं ली। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।